जय गुरुदेव। महाराज श्री ने इतना कहकर बातचीत अगले दिन के लिए स्थगित कर दी। अगले दिन गंगा स्नान में काफी समय व्यतीत हो गया, जिस कारण प्रातःकाल का सत्संग नहीं हो पाया। रात को सोने के पूर्व कुछ बातचीत हो पाई। एक भक्त, महाराज जी, कल आप अंतर्विधि में शक्ति की क्रियाशीलता के विषय में बतलाते हुए कह रहे थे कि कभी शक्ति कुछ आगे बढ़ जाती है तो कभी थोड़ा पीछे खिसक आती है। यह बात कुछ समझ में नहीं आई। महाराज श्री, यह तो हम कह ही चुके हैं कि संस्कारों का क्षीण होते जाना ही शक्ति का आगे बढ़ना है। अन्यथा सर्वव्यापक शक्ति का क्या आगे बढ़ना तथा क्या पीछे खिसकना। संस्कारों के क्षय होते जाने के साथ शक्ति तथा आत्मा के बीच का आवरण तनु होता जाता है। जितना ही आवरण तनु होता है, उतना ही शक्ति आत्मा के समीप कही जाती है। कई बार ऐसा होता है कि साधनरत साधक जगत की ओर झुक जाता है। उसमें अभिमान, कर्ता भाव, ममत्व एवं अन्य विकार उठ खड़े होते हैं। संचित संस्कारों की वेगवान बाढ़ चित्त पर आक्रमण कर देती है। उस समय साधक का रूप गौण तथा संसारी का रूप प्रभावशील हो जाता है। ऐसे में चित्त में संस्कारों की परतें जमने लगती हैं। शक्ति का आवरण चढ़ने लगते हैं। आत्मा तथा शक्ति का आवरण फिर से घनीभूत होने लगता है। इसी को शक्ति का पीछे खिसकना कहा जाता है। अध्यात्म में यह बात प्रायः प्रतीकात्मक या औपचारिक ढंग से कही जाती है। शक्ति तथा आत्मा का अटूट संबंध है। शक्ति का आत्मा से वियोग या मिलन भी औपचारिक प्रयोग है। वास्तव में अध्यात्म को शब्दों में बांधा ही नहीं जा सकता, किंतु बात को समझाने के लिए शब्दों का सहारा लेने के अतिरिक्त अन्य मार्ग नहीं। पर ये शब्द सदैव अपूर्ण होते हैं, विषय के साथ न्याय नहीं कर पाते। प्रत्येक युक्ति की प्रतियुक्ति खोजी जा सकती है, फिर भी शास्त्र, वाद विवाद तथा सत्संग आदि का क्रम चलता ही रहता है। अध्यात्म का विषय भावनात्मक, अनुभवात्मक तथा अदृश्य है, इसलिए यह शब्दों के बंधन से अतीत है, क्योंकि शब्द इन भावों तथा अनुभवों के प्रत्यक्ष दृष्टा नहीं है। इस विषय की समझ तथा अनुभूति तभी हो पाती है जब कोई सद्गुरु कृपा करके इसका प्रत्यक्ष अनुभव करा देते हैं। एक भक्त, कभी शक्ति चढ़ती बढ़ती चली जाती है तो कभी रुक रुक कर चढ़ती है। इस विषय में कुछ कहें। महाराज श्री, इसका उत्तर दिया जा चुका है कि चित्त स्थिति सदैव एक समान नहीं रहती। चित्त स्थिति बदलते रहने के साथ शक्ति की क्रियाशीलता भी बदलती रहती है। कई बार चित्त स्थिति शीघ्रतापूर्वक बदलने लगती है, तो चित्त की अवस्था के अनुसार शक्ति कभी चढ़ने लगती है तो कभी रुक जाती है। रुकना तथा चढ़ना शीघ्रतापूर्वक घटित होने लगता है। जब तक शक्ति की क्रियाशीलता संस्कारों के आधार पर चलती रहती है, तब तक चित्त स्थिति भी बदलती रहती है।
तथा क्रियाशीलता भी कभी तीव्र तो कभी मंद होती रहती है। कई बार तो एकदम रुकी हुई प्रतीत होती है। एक वक्त रुकी हुई प्रतीत होती है, अर्थात रुकती नहीं, केवल रुकने का आभास होता है। महाराष्ट्री, कई बार क्रियाशीलता वास्तव में ही रुक जाती है, तो कई बार रुकने का आभास होता है। रुकी हुई शक्ति के समक्ष कोई ऐसा प्रबल विरोधी संस्कार आ जाता है जिसे क्रिया में परिणत करने के लिए शक्ति को संघर्ष करना पड़ता है, जिसमें क्रिया प्रकट तो नहीं होती, किंतु ध्यानपूर्वक अंतर में देखा जाए तो धीरे धीरे चलती हुई पकड़ में आ जाती है। शरीर जड़ होकर रह जाता है। यह भारीपन तब तक बना रहता है जब तक शक्ति उस विरोधी संस्कार पर विजय प्राप्त नहीं कर लेती तथा क्रिया खुलकर प्रकट नहीं हो जाती। साधक को संस्कार के स्तर से ऊपर उठने के लिए धैर्यपूर्वक दीर्घकालीन निरंतर समर्पण युक्त साधन की आवश्यकता है। ऐसा तो कोई विरला ही साधक होता है जिसकी शक्ति की क्रियाशीलता संस्कारों के स्तर से ऊपर उठकर तत्वों के आधार पर क्रियाओं के क्षेत्र में प्रवेश कर जाए। एक भक्त, अच्छा महाराज जी, यह बताने की कृपा करें कि भाव या विचार संचय की क्या प्रक्रिया है। महाराज जी, जब कोई संस्कार संचय होता है तो वह अकेला नहीं होता, उसके साथ कई संस्कार संचित हो जाते हैं। जैसे कोई दृश्य, घटना या व्यक्ति अथवा पदार्थ किसी के समक्ष उपस्थित होता है तो उसके साथ उसके संस्कार संचय तो होते ही हैं। उस विषय का जो ज्ञान हुआ उसके संस्कार भी अंकित हो जाते हैं। उस दृश्य, घटना या व्यक्ति को देखकर चित्त पर जो प्रभाव पड़ता है वह प्रभाव भी चित्त में सुरक्षित हो जाता है। एक ही दृश्य या घटना का पृथक पृथक लोगों पर पृथक पृथक प्रभाव पड़ता है। उस दृश्य या घटना द्वारा चित्त पर पड़ने वाले प्रभाव की चित्त द्वारा क्या प्रतिक्रिया हुई, उस प्रतिक्रिया की स्मृति भी संस्कार रूप में अंकित हो जाती है। चित्त की प्रतिक्रिया से प्रभावित होकर कैसा व्यवहार किया, उस व्यवहार की भी अंतर में याद बनी रहती है। इस सारे घटनाक्रम में चित्त में क्या क्या भाव उत्पन्न हुआ, वह भाव भी चित्त में सुरक्षित रखे रहते हैं। इस प्रकार जीव कोई संस्कार संचय करते समय अनेक अन्य संस्कार भी संचित कर लेता है, जो उसके मन, मस्तिष्क तथा हृदय को प्रभावित करते रहते हैं। शक्ति जागृत होने के उपरांत जो संस्कार मन, बुद्धि इत्यादि जिससे संबंधित होता है, उसी आधार पर क्रियाशीलता प्रकट होती है। जैसे भौतिकता के संस्कार जो मन की प्रतिक्रिया को व्यवहार का रूप देने में संचित होते हैं, शरीर तथा इंद्रियों को प्रभावित करते हैं। दृश्य को देखकर मन में जैसे संकल्प हुआ था, उस संकल्प के संस्कार मन को, विचारों के संस्कार मस्तिष्क को, भावों के संस्कार हृदय को तरंगित करते रहते हैं। ये संस्कार चित्त में अन्य संस्कारों के साथ गड्ढमड्ढ हो जाते हैं तथा क्रिया रूप में परिणित होते समय भी परस्पर मिश्रित होकर अनुभव कराने लगते हैं। यही हाल स्वप्न में भी होता है। इसीलिए स्वप्न में न तो तारतम्यता रह पाती है, न ही किसी दृश्य का कोई स्वरूप रह पाना निश्चित होता है। अधिकतर दृश्य गड्ढमड्ढ होते हैं। जय गुरुदेव।